आज हम लोग टेलीस्कोप की चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम दूर की चीजों को देखते हैं, स्टार को देखते हैं या प्लैनेट को देखते हैं, वो हमें एक बिंदु की तरह, पॉइंट की तरह नजर आती हैं। तो इसलिए हमारी आंखों की जो ये इनएबिलिटी है, जो लिमिटेशन है कि हम बहुत दूर की चीजों को डिटेल में ना देख सकें, इसके लिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल डिवाइस का हेल्प लेना होता है। वो हमें असिस्ट करते हैं ताकि हम उन चीजों को मैग्नीफाई करके देख सकें। और इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से हम स्टार्स को या प्लैनेट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। लेकिन क्या यही वजह है कि हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोप भी तो मैग्नीफाई करता है, छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर देता है। टेलीस्कोप भी मैग्नीफाई कर रहा है। क्यों इसका नाम टेलीस्कोप पड़ा? एक्चुअली आपका टेलीस्कोप एक और काम करता है जिसको कहते हैं एंगुलर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप के पास रिजॉल्विंग पावर है। जब हम किसी एक दिशा में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स में से एक दो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दो स्टार्स हमारे जब आई पे एंगल बनाते हैं, वो एंगल काफी छोटी होती है। 1 मिनट, आधा मिनट या इससे भी छोटी एंगल वो हमारी आंखों पे बनाते हैं। अब ये 1 मिनट क्या हुआ? 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। इतनी छोटी एंगल हमारी आई पे जब बनती हो तो हमें ये दोनों स्टार जो है लगता है कि कोई एक ही वस्तु हो। हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि ये दो चीजें ना हो करके एक ही कोई वस्तु हो। तो हमारा जो ये टेलीस्कोप है, ये इसके पास रिजॉल्विंग पावर है। इट हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टू ऑब्जेक्ट्स, distinguish two objects separately. You can recognize the two objects separately. The image will be forming through a telescope at two separate points. तो जैसे आंखों से जो हमें एक ही बिंदु नजर आ रही है, टेलीस्कोप से वो हमें दो दो अलग अलग नजर आ सकेगा। और इसी क्षमता को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो हमारा टेलीस्कोप दरअसल रिजॉल्व कराता है। जैसे माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है, ए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ए टेलीस्कोप resolve the two objects such that we can recognize the two objects separately. तो हमको एक ही दिशा में बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग देख पाने की क्षमता देता है टेलीस्कोप। तो जरा टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन पे हम आए। किसी एक टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस किया हुआ है, उसकी तरफ मोड़ा हुआ है, उस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और जो लेंस हमारी आंखों की तरफ है, हमने यहाँ पे अपनी आंखें रखी हुई हैं जिस लेंस के करीब, उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस। अब हमारी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी जितनी ही बड़ी हो सके अपर्चर होनी चाहिए और उसकी जितनी ही बड़ी हो सके फोकल लेंथ होनी चाहिए। इसकी ये वजह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार बहुत दूर है और उससे बहुत मध्यम लाइट, फेंट लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो उसकी जब हम इमेज बनाते हैं तो फेंट इमेजेस बना करेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहे कि उससे जो मैक्सिमम लाइट आ सके उसको हम गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें, ताकि हमारी इमेज जो है थोड़ी ब्राइट बने। तो मैक्सिमम लाइट गैदरिंग कैपेसिटी के लिए हमें लेंस की अपर्चर काफी बड़ी रखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए। ये तो एक रीजन हुआ। और रिजॉल्विंग पावर के लिए भी
लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारी जो अपर्चर है, साइज है, वो काफी बड़ी होनी चाहिए। तो ये दो वजह हैं कि क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर और उसकी फोकल लेंथ जितनी ही बड़ी हो सके हमें रखना चाहिए। तो इमेज की जो ब्राइटनेस है और इमेज का जो रिजोल्यूशन है, ये केवल ऑब्जेक्टिव के अपर्चर, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करता है। तो एक बार जो फर्स्ट इमेज बन गई, अब आईपीस उसको फर्दर और क्लियर नहीं कर सकता या उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये केवल उसको मैग्नीफाई करेगा जो एक बार इमेज बन गया। तो ये सारी बातें हैं। अब जरा इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कस कर ले। ये दो कन्वेक्स लेंसेज दो डिफरेंट बैरल्स में रखे रहते हैं ताकि इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा घटा सकें, ताकि हमें एक क्लियर इमेज कहीं पे मिल सके। और ये जो डिस्टेंस हम घटाते हैं इन दोनों लेंस के बीच की, इसके लिए कई अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट भी हो सकता है, और हम यहाँ पे सबसे जो सिंपलिस्टिक टेलीस्कोप है उसका ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न टेलीस्कोप आज अवेलेबल है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, वो इतना सिंपल नहीं है। तो हम आज सिंपलिस्टिक टेलीस्कोप का ही यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, अपर्चर जितना ही बड़ा हो सके हमें रखना होता है। तो ये जो लेंस है, ये जो टेलीस्कोप है, ये क्या करता है? इट डज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ए टेलीस्कोप डज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अब एंगुलर मैग्निफिकेशन है क्या, जरा हम समझ लें। तो पहले हम ये जाने कि हमारी जो देख सकने की क्षमता है, हम चीजों को हर रेंज में नहीं देख सकेंगे, एक सर्टेन रेंज है। तो एक नियर पॉइंट है, उसके विद इन हम नहीं देख पाते हैं क्लियरली। ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं, एक हमारे आई से एक सर्टेन डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को कहते हैं नियर पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमारे आई से 25 सेंटीमीटर है। और यहां से अगर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम रख दें, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली हम देख पाते हैं। और ये कहां तक देख पाते हैं? अप टू फार पॉइंट, और ये फार पॉइंट आपकी इन्फिनिटी है। और इस दरमियान आप कहीं भी इमेज अगर बन जाए या ऑब्जेक्ट आप रख लें तो यू कैन सी क्लियरली। लेकिन आप एक चीज को गौर करेंगे कि आप जब बहुत दूर की चीजों को देखते हैं, कोई चीज खुले मैदान में बहुत दूर पे है, तो जब आप देखते हैं तो आपकी आंखें सबसे कम तनाव में होती हैं, कोई स्ट्रेन नहीं होता, रिलैक्स होता है। तो इस विजन को कहते हैं नॉर्मल विजन। दूर के चीजों को देखने में आपके आई पे कोई स्ट्रेन नहीं होता। वहीं आप जब नियर पॉइंट पे रखते हैं, जैसे कोई मैगजीन आपने रख लिया, कोई किताब आपने रख ली, और आप उसके अक्षरों पर जब देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आंख पे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा है। तो ये आप जान लें कि नियर पॉइंट पे रखी हुई चीजें सबसे बड़ी दिखती हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपके आई पे स्ट्रेन होता है। तो हम अब जरा देखें कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है। यहाँ हमने कोई लेंस का यूज नहीं किया, ये हमारी नेकेड आई है, और हमने सबसे बड़ी जब इमेज बनती है, कब बनती है? जब हम नियर पॉइंट पे रख देते हैं। तो इमेज हमारी आई पे बन गई। अब यहाँ जब लाइट आती है आई के रेटिना पे, तो यहाँ रह रहे तो आपके रॉड सेल को और कोन सेल को ये रोशनी एक्टिवेट कर देती है, और इसलिए उतनी ही बड़ी इमेज आपके आई पे बन जाती है। लेकिन वही वस्तु अगर बहुत दूर हो, जैसे ये सपोज करिए कि आपका कोई पेड़ है और ये पेड़ बहुत दूर, आप इसे चले जाएं, तब आप देखेंगे कि इसने अब छोटी सी एंगल बनाई है। तो वस्तु की जो ऊंचाई है, हाइट है, वही रह गई, लेकिन केवल दूरी से आपने देखा कि साइज ऑफ इमेज जो है बदल गया। अब ये कम दूर के रॉड सेल और कोन सेल को एक्टिवेट कर पा रहा है, इसलिए साइज ऑफ इमेज बदल गया। आप ये भी नोटिस करेंगे कि यहाँ
एंगल भी बदल गई। जब बड़ी एंगल थी तो बड़ा इमेज था, छोटी एंगल है तो छोटा इमेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज की साइज डिपेंड्स ऑन दिस एंगल मेड ऑन आई, और इसी एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। तो अब जब हम लेंस ले लेते हैं, यहां हमने देखिए आंखों के सामने हमने एक लेंस रख दिया और उस वस्तु को हमने डी से कम दूरी पे रखा, फोकस पे ही रखा। ये दूरी कम है डी से, तो दूरी कम है, यहाँ एंगल बड़ी होगी और इसलिए इमेज भी बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और अगर दूरी आप और घटा दें, ऑब्जेक्ट को और करीब फोकस से भी कम दूरी पे लेते आए, आप देख सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन और बढ़ गया है। ये इमेज ज्यादा रॉड सेल को और कोन सेल को एक्टिवेट कर रहा है और ये एंगल भी बढ़ गई है। तो क्या हुआ एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एंगल मेड एट आई एडेड विथ ए लेंस। यहां लेंस से जो एंगल बनी वो एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एंगल मेड एट नेकेड आई। यहाँ नेकेड आई पे आपकी थीटा डॉट ही बन रही है, तो यही आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, थीटा अपॉन थीटा डॉट। एंगल मेड विद द लेंस डिवाइडेड बाय एंगल मेड एट आई विदाउट एनी एड, दैट इज थीटा डॉट। तो अब हम जरा एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे इस टेलीस्कोप की। तो नॉर्मल विजन के लिए फाइनल इमेज बनना चाहिए, हमने बोला था। यहाँ पे आप देखें, नॉर्मल विजन के लिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना चाहिए और उसके लिए रे को पैरेलल आना चाहिए। हियर आप देख सकते हैं कि रेज जो है पैरेलल चली आ रही हैं, इसका मतलब कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो जैसा इस डायग्राम को हम लोग समझ लें, दूर के चीजों से पैरेलल रे आती है, ये रे आपकी पैरेलल चली आ रही है और आपको मालूम है कि पैरेलल रे जहां कन्वर्ज करे उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी फोकस हो गई, ये फोकस हुआ ऑब्जेक्टिव का FO। अब इतने ही दूरी पर आप आईपीस का फोकल लेंथ रख देवे तो ये डिस्टेंस हो गया FE। तो फोकस से अब जब जो रे आएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ। इसमें हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। और दूसरा केस है, अब जब हम टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन देख लेवे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट के समय का है जब आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो फिर क्या मैग्निफिकेशन होगा, जरा हम लोग देख लें। नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एंगल मेड एट आई पीस, आपका ये बीटा हो गया, डिवाइडेड बाय एंगल मेड एट ऑब्जेक्टिव अल्फा। अब आप यहां देखेंगे कि ये दोनों एंगल काफी छोटी है, अल्फा और बीटा बड़ी एंगल नहीं है, छोटी एंगल है। तो tan अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू अल्फा, और उसी तरह से tan बीटा भी तकरीबन बीटा के बराबर होगा, बिकॉज tan 0 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों एंगल tan अल्फा और tan बीटा वो केवल एंगल बीटा और अल्फा के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहां से मैग्निफिकेशन जरा सा निकालें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा, एंड व्हाट इज बीटा? यहां से आप देख लें, बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय आपका बेस है ये ई बी डैश एंड डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा यहां से निकाल लें, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय, और ये बेस आपका हो गया ओ बी डैश। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एम आपका ए डैश बी डैश और ई बी डैश जब आप रखेंगे वैल्यू, तो ई बी डैश आप किधर मेजर कर रहे हैं? आप उस डायरेक्शन में ई बी डैश मेजर कर रहे हैं जो कि लाइट के आने की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो आपको ई बी डैश में पहले तो उसका जो वैल्यू है, जैसे एफ ही है, वो एफ ही देना पड़ेगा और उसकी साइन भी नेगेटिव देनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ ई बी डैश की जगह लिख सकते हैं -FE डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया ए बी डैश, इसको मल्टीप्लाई अब कर लें, तो इनटू ओ बी डैश।
ओ बी डैश आपका एफओ हो गया। ये एफओ आपका लाइट के इंसिडेंट के डायरेक्शन में ही मेजर किया हुआ ऑप्टिकल सेंटर से दूरी है। तो ओ बी डैश को आपको पॉजिटिव एफओ के बराबर लेना होगा। सो ये आपका एफओ हो गया डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। तो यहाँ जब हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो इसके बाद की जो क्वांटिटी है वो इन्वर्ट हो गई है। तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया और आपका मैग्निफिकेशन आ गया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। और आप जब लेंथ देंगे, जरा हम देखें कि कितना रिजॉल्विंग पावर है इस टेलीस्कोप का, कितने एंगल से इसने सेपरेट कर दिया है दो स्टार्स को। तो मान लें कि फोकल लेंथ जो है ना आपकी ऑब्जेक्टिव की वो 100 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपका जो मैग्निफिकेशन हुआ एंगुलर मैग्निफिकेशन -100/1, मतलब कि 100 ही हुआ -100। तो अगर पहले से आपका जो एंगल था बिटवीन टू स्टार्स एंड आवर आई, ये अगर 1 मिनट का है तो मैग्निफिकेशन हो गया 100 × 1 मिनट और ये बनता है आपका 1 डिग्री 40 मिनट। तो जो स्टार काफी क्लोज था, 1 डिग्री के 60वें भाग के करीब क्लोज था, वो अब उसकी दूरी मैग्नीफाई होके और 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ गई है, 1 डिग्री 40 मिनट के बराबर हो गई है। तो इस तरह से एक टेलीस्कोप जो है ना, एक तो मैग्निफिकेशन करता है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर की वजह से दो डिफरेंट स्टार्स को जो काफी करीब हों उनको अलग अलग सेपरेटली रिजॉल्व कर देता है। देखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में कि आपके टेलीस्कोप की क्या लंबाई है, तो आप पाएंगे कि ये तो दूरी आपकी एफओ हो गई और ये दूरी आपकी एफई है। तो टोटल लंबाई आपकी हो गई एफओ प्लस एफई। तो दिस इज ये आपका टेलीस्कोप का लंबाई हो गया और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन आप -FO/FE से दे सकते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम उस एडजस्टमेंट की बात करें जिसमें फाइनल इमेज आपका बन रहा है नियर पॉइंट पे। यहां आप देख लें तो यहां एफओ ये तो ठीक है, लेकिन बाद की लंबाई आपकी एफ ई न रह के यूई हो गई है। तो टोटल लंबाई आपकी हो गई एफओ प्लस यूई। और हम जरा अब मैग्निफिकेशन निकाल लें। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एंगल मेड एट आई पीस बीटा डिवाइडेड बाय एंगल मेड एट ऑब्जेक्टिव, ये है आपका अल्फा, और आपका बीटा हो गया। यहां से जब आप निकालें तो ई बी, यहां पे जरा सा एक करेक्शन मैं करूं, ये ए डैश बी डैश है, तो आपका ये बीटा हो गया परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय बेस ई बी डैश डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा हो गया आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस ओ बी डैश। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन आपका आता है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ई बी डैश। यहां आप देखेंगे कि ये जो दूरी है ई बी डैश, ये आपने उस डायरेक्शन में मेजर करना है जो कि लाइट के आने के डायरेक्शन के अपोजिट हो। तो ये अपोजिट है, इसलिए आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस यूई करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम ठीक है, अभी हम उसको ले लेते हैं ई बी डैश ही, या चलिए ठीक है माइनस यूई ही हम ले लेते हैं, माइनस यूई इनटू, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, ये बाद वाली क्वांटिटी को उल्टा हमने कर दिया। तो यहाँ डिवीजन के बजाय हमें एक मल्टीप्लिकेशन की साइन देनी होगी और ये आपकी क्वांटिटी बन जाती है ओ बी डैश। ओ बी डैश ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है आपके लाइट के इंसिडेंट करने की ही डिस्टेंस, तो इसको आप प्लस एफओ ले लेंगे, प्लस एफ ओ
डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश ऊपर से न्यूमरेटर से और ए डैश बी डैश डिनोमिनेटर से, ये दोनों कैंसिल हो गए और इसलिए मैग्निफिकेशन आपका आ गया FO अपॉन माइनस UE। तो हम लोग जरा निकालें इस चीज की वैल्यू, हम लोग निकालें। लेंस फॉर्मूला का अगर आप यूज करते हैं तो आप जानते हैं इन लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो फाइनल इमेज आपकी आनी है नियर पॉइंट पे, और आप इस डायग्राम में अगर देख लें नियर पॉइंट कहाँ है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपको -d लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ 1/v के बजाय 1/-d हम ले लें और u के बजाय हम -ue ले लें, तो ये +ue हो जाता है। एंड ये वाला जो आपका f है ना, ये आपका f आईपीस का f है, यहाँ fe ले लें, इसका मतलब हुआ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो अब जब आप यहाँ से 1/ue निकालते हैं तो ये आता है 1/d प्लस 1/fe। यहाँ जरा हम लोग एलसीएम जब ले लें तो ये हो गया आपका DFE और न्यूमरेटर में d प्लस FE। तो इस तरह से आप यहाँ से UE निकाल सकते हैं। UE आपका आ गया DFE डिवाइडेड बाय d प्लस FE। तो अब दो चीजें आपको निकालनी है। आपको तो पहले मैग्निफिकेशन निकालना है। नाउ मैग्निफिकेशन, इस वाले, इसको, ये जो क्वांटिटी है, इक्वेशन है, इसको हम A मान लें। फ्रॉम A तो फ्रॉम A मैग्निफिकेशन आपका आ गया m इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे -FO और बाई UE। UE की जगह आप लिख सकते हैं DFE और ऊपर में चला जाएगा d प्लस FE। तो यहां से कॉमन ले लिया जाए FO बाई FE और भीतर में आपका बचता है 1 प्लस FE अपॉन d। ये मैग्निफिकेशन आपका हो गया जब फाइनल इमेज आपका नियर पॉइंट पे मिल रहा है। और इस केस में जब आप टेलीस्कोप की लंबाई देखेंगे, आपने देखा ये लंबाई आपकी है FO प्लस UE, टोटल लंबाई ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो हम वही पुट कर देंगे वैल्यू। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO प्लस UE। UE यहां से हम पुट कर देंगे DFE डिवाइडेड बाय d प्लस FE। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हमने पहले जिक्र किया है कि ये हेल्प दो तरीके से करता है। पहले तो ये लाइट गैदर करता है, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी इसी से हमें मिलती है, और दूसरा ये रिजॉल्विंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, इसमें भी ये रिजॉल्विंग पावर में भी हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस ही मदद करता है। और इस वजह से इट शुड हैव लार्ज अपर्चर, इट शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ। तो सारी जो रिजोल्यूशन पावर है या लाइट गैदरिंग कैपेसिटी है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ही है, इसलिए इसकी साइज काफी बड़ी, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज रखनी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा और उससे हमारी जो इमेज मिलती है वो इमेज इन्वर्टेड मिलती है, उल्टी मिलती है। लेकिन अगर आप अर्थ पे कोई चीज को उल्टी देखें, उल्टा पेड़ देख लें, उल्टी बिल्डिंग देख लें, तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो उसके लिए हमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंसेज लेने होते हैं। तो ये जो बीच में हमने लेंस लिया है ना, ये केवल उल्टे, पहले उल्टी इमेज को जो कि C पे अगर हम रख दें, ये दूरी आपकी अब FE नहीं है, ये आपकी C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूरी R आप मान लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आप रख दें तो उधर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे यानी कि C पे ही
उल्टे इमेज का सीधा इमेज बन जाएगा। आपको पता है कि सी पे रखी हुई चीजों का इमेज सी पे ही बनता है और इमेज की साइज सेम होती है, कोई मैग्निफिकेशन इसमें नहीं होता, बस इमेज का जो इन्वर्जन हो जाता है, सीधा का उल्टा और उल्टा का सीधा। तो इतने दूर में कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, मैग्निफिकेशन आपका वही रह गया। और उस तरह से आप देखें तो लंबाई क्या हो गई, लेंथ इज इक्वल टू पहले से जो लेंथ था FO प्लस FE तो था ही, प्लस ये R प्लस R 2R और बढ़ गया, तो नई लंबाई आपकी ये हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा हो काफी लिमिटेशन है। पहला तो आप देखेंगे कि कुछ लाइट एनर्जी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे आती है तो ये जो ग्लास मीडियम है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तो स्टार यूं ही फेंट दिख रहा है, उसकी कुछ रोशनी अगर ये लेंस एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी इमेज की क्वालिटी और घट जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि आप जब लेंसेज का यूज करते हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन का ये मतलब कि अलग अलग रंग जो है, अलग अलग कलर्स जो है, रेड कलर का अलग इमेज बनना, ब्लू कलर का अलग इमेज बनना, क्योंकि रेड लाइट डिफरेंट एंगल पर रिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि रेड लाइट का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ब्लू लाइट का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। इस तरह से जो आपके पास इमेज मिलता है, ब्लड काइंड का इमेज, आपस में मिला जुला इमेज, लाल रंग का अलग बन गया, ब्लू का ग्रीन का अलग बन गया, एक क्लियर फिगर नहीं आ पाया, तो इसी एब्रेशन को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंसेज में, रिफ्रैक्टिंग मीडियम में क्रोमेटिक एब्रेशन हुआ करता है, तो ये एक डिफेक्ट है। फिर दूसरी बात है कि अभी हमने बार बार जिक्र किया कि आपको जितनी बड़ी ऑब्जेक्टिव हो सके लेनी है, जितना बड़ा अपर्चर। तो अगर आप बहुत बड़ा एक लेंस लेते हैं और उस लेंस को आपको रिम पर ही होल्ड करना है, आपको मालूम है कि लेंस में बीच में आप कवर नहीं कर सकते, आपको रिंग पे होल्ड करना है, और बहुत भारी सा बल्कि लेंस कितनी बड़ी ले सकते हैं? सबसे बड़ी लेंस जो है USA में, विस्कॉन्सिन में एक यार्किस ऑब्जर्वेटरी है, उसमें केवल 40 इंच का ही लेंस है, 1 मीटर का लेंस है। उससे बड़ी लेंस हम बना ही नहीं पाए हैं, उसको हम रिम पे होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। ये सारे डिफिकल्टीज हैं, और बड़ी लेंस बनाएंगे तो बड़ा कॉस्टली अफेयर है। तो हर तरीके से जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ना, वो बहुत फेवरेबल नहीं है। तो आजकल जो बनता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के बजाय कॉनकेव मिरर होता है। और आप तो जानते हैं कि मिरर को पीछे से आप सपोर्ट दे सकते हैं, मिरर पीछे से कवर्ड है, तो कोई मैकेनिकल सपोर्ट का कोई इसमें इशू नहीं रह गया, पूरे होल इसके बैक पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए आपका जो बहुत बड़ा, जो अभी सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो उसकी साइज आपकी 5 मीटर तक है, ऑब्जेक्टिव की साइज बहुत बड़ी है। माउंट पैलोमर में है, ये भी USA में ही है। तो इस ऑब्जेक्टिव की साइज आपकी तकरीबन करीब उससे थोड़ी सी ज्यादा ही 5 मीटर के करीब है, तो काफी लाइट ये गैदर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थीन है, तो चीप है और बहुत इजी है हैंडल करने में। और अगर आप पैराबोलिक मिरर ले लें, अगर आप स्फेरिकल ना ले लें, पैराबोलिक ले लें, तो आपका जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो भी डिफेक्ट दूर हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पैराबोलिक मिरर में अगर आप मार्जिनल रे भी लें, ये सारे रे एक पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसा ना है कि ये अलग अलग मिलते हों। तो इस तरह से स्फेरिकल एब्रेशन भी दूर हो गया। तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, आजकल हम लोग इसी टेलीस्कोप का ज्यादा यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बहुत सारे डिमेरिट हैं, तो हम जरा सा ये देख लें। माउंट पैलोमर में अभी जस्ट हमने जिक्र किया था कि माउंट पैलोमर में एक ऐसा टेलीस्कोप है और जिसका ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा
नियरली इट इज 5 मीटर के करीब है, आसपास 5.08 मीटर के करीब है। तो इसकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ये डिमेरिट है कि जहां लाइट गैदर हो रहा है वहां हमें एक आईपीस रखना पड़ेगा और वहां एक छोटा सा केज बनाना पड़ेगा ताकि वहां ऑब्जर्वर बैठ के और ऑब्जर्व कर सके। तो उसके लिए काफी जो है प्लेस जो है वो छेक लेता है और काफी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इतने दूर से लाइट आपकी आ ही नहीं सकती। तो ये एक डिमेरिट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, लेकिन इसको भी ओवरकम कर लिया गया है। तो आपका एक कैसे ग्रेन टेलीस्कोप है जो रिफ्लेक्टिंग टाइप ही टेलीस्कोप है, इसमें एक और सेकेंडरी रिफ्लेक्टर मिरर लेते हैं कॉन्वेक्स टाइप का। तो अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, छोटा सा मिरर है, ये सारे रोज रे जो यहाँ गैदर हो रहे हैं, इस सारे रे को ये फर्दर एक छोटे से इन्हीं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के एक छोटे से होल में ऐसे वहां पे होल में अंदर डाल देता है। यहाँ पे आई पीस है और यहाँ से ऑब्जर्वर बैठ के और आराम से इमेज देख सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। इसमें 2 आपके मिरर हैं, कॉनकेव मिरर प्लस एक सेकेंडरी रिफ्लेक्टर मिरर, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर।